दोस्तों नमस्कार। आज हम गरीबी से जुड़े हुए सारे डायमेंशन को देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, यदि 70 में फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आप एटम बम बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एटम बम बैच में 180 PDF, उसके वीडियो को 100% रटिए, आपका रिजल्ट हो जाएगा। आइए हम गरीबी पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले यह याद रखिएगा, गरीबी से जुड़े हुए कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो उसकी भूमिका लिखना है। परिचय। गरीबी का आशय उस सामाजिक अवस्था से है जिसमें विभिन्न सामाजिक समूहों में शामिल व्यक्ति जीवन की कुछ बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित रहता है। यानी गरीबी एक सामाजिक अवस्था है, सामाजिक आर्थिक अवस्था है जिसमें विभिन्न समाज के विभिन्न समूह के लोग जो है जीवन की कुछ बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित रहता है। अब बुनियादी आवश्यकता क्या है? पौष्टिक भोजन, स्वच्छता, साफ सफाई, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके व्यापक डायमेंशन है जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन बेसिक तौर पे यही देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, वस्त्र, आय, ये सब से जो है लोग वंचित रहता है। अब गरीबी के प्रकार देखेंगे तो हम UNDP के अनुसार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है गरीबी को के दो प्रकार बताया है। एक आय गरीबी, एक मानव गरीबी। आय गरीबी में क्या होता है कि व्यक्ति भोजन, कपड़ा, आवास से वंचित रहता है। आय गरीबी यानी भोजन, कपड़ा, आवास से अगर कोई आदमी वंचित है तो उसको हम आय गरीबी कहते हैं। और मानव गरीबी उसे कहते हैं जिसमें व्यक्ति संतोषजनक जीवन स्तर, दीर्घ आयु, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रहता है। यानी अगर मानव गरीबी में देखेंगे तो अगर आपकी जीवन स्तर संतोषजनक नहीं है, पहनने के लिए उपयुक्त वस्त्र नहीं है, स्वच्छ पेयजल आपके पास नहीं है, स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, आपकी आयु जो है दीर्घ आयु अगर नहीं है तो मानव गरीबी जो है में शामिल किया जाता है। एवरेज आयु जो है परिवार के किसी सदस्य की आयु जो है, तो पूरे सदस्य की एवरेज आयु जो है एक स्टैंडर्ड में नहीं है तो मानव गरीबी में जो है शामिल किया जाता है। भारत में कितने लोग को जो है संतोषजनक जीवन स्तर है? सारे लोग तो स्ट्रगल करते हैं भारत में। इस देश में मुझे तो लगता है कि इस देश के जो है 70% लोग जो है स्ट्रगल में जीवन जी लेता है, स्ट्रगल ही करता है। तो मानव गरीबी जो है यह स्थिति है। अब हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब बिहार और भारत में गरीबी के क्या क्या कारण है? हाल के वर्षों में भारत में गरीबी में जो है काफ़ी गिरावट आई है। अभी 2022-23 अभी इसी माह में, मतलब इसी साल में नीति आयोग के जो है 2005-06 से भारत में बहुआयामी गरीबी नामक एक चर्चा पत्र प्रकाशित किया गया था। इस चर्चा पत्र के अनुसार भारत में गरीबी की अनुपात जो है मात्र जो है 22-23 में अगर आप देखेंगे तो 11 कुछ प्रतिशत है, 40% है। यानी भारत में गरीबी जो है घटकर मात्र 11% पर आ गया है अभी भी। लेकिन बिहार में अगर गरीबी देखेंगे तो बिहार में अभी भी 26% गरीबी है। इससे पहले जो है 19-20 में जो है 19-21 में जो है बिहार में गरीबी जो है 33% थी, 33.76, लेकिन 22-23 में घटकर वह 26% पर आ गया है। अभी नीति आयोग की नई जो डिस्कशन थी, जो नई पेपर आई है चर्चा पत्र, उसके अनुसार आपको बता रहे हैं। अगर संयुक्त राष्ट्र के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार देखेंगे तो भारत में अभी भी भारत की कुल जनसंख्या का 16% बहुआयामी रूप से गरीब है। बहुआयामी रूप से गरीबी में जीवन जीने के लिए जो है विवश है। तो आखिर भारत बिहार में गरीबी के क्या कारण है, यह याद रखिएगा, इससे में भी क्वेश्चन आ सकता है इससे। तो गरीबी के कई कारण है: आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, पर्यावरणीय। हम एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले आर्थिक कारण में कृषि पर श्रम शक्ति का दबाव। जैसा कि जानते होंगे कि भारत में कृषि और बिहार में कृषि पर श्रम शक्ति का काफ़ी दबाव है। अभी भी बिहार में भारत में 45% लोग जो है
भारत की कुल श्रम शक्ति का 45% कृषि क्षेत्र से रोजगार प्राप्त करते हैं। और भारत में देखेंगे, बिहार में देखेंगे तो 49%, यानी आधी आबादी बिहार में जो श्रम शक्ति है उसका आधा जो है आबादी, श्रम शक्ति का आधी संख्या अभी भी जो है कृषि क्षेत्र से रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर है। भारत में 45%। तो कृषि क्षेत्र का स्वरूप ही ऐसा होता है, कृषि क्षेत्र और गैर कृषि क्षेत्र में उत्पादकता में काफी अंतर होता है। अगर आप गैर कृषि क्षेत्र में काम करते हैं तो आपको उच्च वेतन मिलेगा, अधिक पैसा मिलता है, और उससे जो है आप अपने गरीबी के जाल से बाहर निकल सकते हैं। कृषि क्षेत्र में क्या होता है कि कृषि क्षेत्र जो है श्रम प्रधान है, उसमें लाख पूंजी का प्रयोग करने के बावजूद भी उस कृषि क्षेत्र में आय स्तर को ऊंचा उठाना संभव नहीं हो पाता है। तो कृषि क्षेत्र में रहने वाले लोग जो भी है उनकी आय हमेशा कम ही रहती है। अगर वही आदमी अगर औद्योगिक क्षेत्र में काम करेगा तो वो साल में 1.5 लाख रुपया कमाएगा, और कृषि क्षेत्र में काम करेगा तो मुश्किल से जो है 50,000 से 60,000 कमाएगा। समझ रहे हैं? तो कृषि गैर कृषि क्षेत्रों की उत्पादकता में अंतर होने के कारण गैर कृषि क्षेत्र में जो लगे हुए लोग होते हैं उनकी आय स्तर निम्न होता है। अब आय स्तर निम्न क्यों होता है? कृषि क्षेत्र में आप काम करेंगे, 300 रुपया आपको डेली मिलेगा, सब दिन तो काम मिलेगा नहीं, सीजनली जो है काम आपको मिलेगा, सीजनली काम मिलेगा, बाकी आप बैठे रहेंगे। औद्योगिक क्षेत्रों में क्या होता है कि मान लीजिए 500 रुपया डेली मिलता है तो डेली आपको काम मिल रहा है, डेली काम मिल रहा है। तो ये स्थिति होती है कृषि जो है में। इसीलिए कृषि पर श्रम शक्ति के दबाव के कारण जो भी लोग कृषि में लगे हुए हैं उनकी आय स्तर कम होती है, और साथ ही साथ हाल के वर्षों में कृषि क्षेत्र में जो है लागत बढ़ने से कृषि मुनाफा की व्यवसाय नहीं रह गया है। इसलिए कृषि क्षेत्र में काम करने वाले या कृषि करने वाले दोनों की आय स्तर निम्न रहती है, जिसमें गरीबी के जाल से बाहर नहीं निकल पाते हैं। दूसरा है विनिर्माण क्षेत्र का कमजोर आधार। भारत और बिहार में दोनों में देखेंगे तो अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। चीन के जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 40% से अधिक है, दक्षिण कोरिया जापान का 40% से अधिक है, इसलिए वहाँ बेरोजगारी नहीं पाई जाती है। लेकिन भारत के जीडीपी में विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का 15 से 16% योगदान है। बिहार में देखेंगे तो 8 से 9% के योगदान है। तो यही विनिर्माण जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, औद्योगिक क्षेत्र होता है, यही वस्तुओं का उत्पादन करता है। यही जब तक औद्योगिकरण इसी से होता है, जब तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का विकास नहीं होगा तब तक जनसंख्या को रोजगार नहीं मिलेगा, उच्च वेतन का रोजगार नहीं प्राप्त होगा। उच्च वेतन का रोजगार प्राप्त नहीं होगा तो क्या होगा, वो कृषि क्षेत्र पर काम करने के लिए विवश होंगे। कृषि क्षेत्र में काम करेंगे या बेरोजगार रहेंगे तो उनकी आय स्तर कम होगी। आय स्तर कम होगी तो न शिक्षा पर खर्च कर पाएगा, न स्वास्थ्य पर खर्च कर पाएगा, न पेयजल पर खर्च कर पाएगा, न वस्त्र पे खर्च कर पाएगा। तो गरीब की गरीब ही रहता है। ये स्थिति है। सामाजिक क्षेत्र पर कम खर्च। भारत और बिहार में देखेंगे तो सामाजिक क्षेत्र पर कम खर्च की जाती है, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य देखेंगे, साथ ही साथ सामाजिक सुरक्षा, पेयजल, खाद्य सुरक्षा, इस सब पे कम खर्च किया जाता है। भारत और बिहार दोनों में कम खर्च किया जाता है। और तीसरा है कि आर्थिक समृद्धि के लाभों का असमान वितरण। हाल के वर्षों में 1991 के बाद देखेंगे जो तेज आर्थिक समृद्धि हुई है भारत और बिहार में, पिछले 15 वर्षों में बिहार में तेज आर्थिक समृद्धि हुई है। तो पिछले 15 वर्षों में नहीं, हाल के वर्षों में तो तेज आर्थिक समृद्धि हुई है। इस तेज आर्थिक समृद्धि का लाभ जो है, लाभों का वितरण समान नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं व्यक्तिगत स्तर पर अभी भी एक रिपोर्ट आया था विश्व असमानता लैब रिपोर्ट का, जिसमें कहा गया है कि 22-23 में भारत के 1% लोगों के पास इस देश की 40% संपत्ति है। साथ ही साथ भारत 1% लोगों के पास इस देश के 22% आय है। और यही नहीं, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का एक रिपोर्ट आया था 22 में, उसमें कहा गया था कि मात्र 10% लोग ही इस देश में 25,000 या उससे ऊपर वेतन कमाते हैं। 90% 25,000 से नीचे के वेतन पर जो है काम करते हैं। यह असमानता है। साथ ही साथ
अगर आप क्षेत्रीय समानता की बात करेंगे तो तमिलनाडु, केरल, हरियाणा इस सब की प्रति व्यक्ति आय काफ़ी अधिक है, जबकि बिहार देखेंगे तो काफ़ी जो है निम्न प्रति व्यक्ति आय है। बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय है राष्ट्रीय औसत का 1/3 है। और यही नहीं, बिहार के जिलों के बीच देखेंगे पेट्रोल डीजल के खपत में, स्वच्छ ईंधन के खपत में, विभिन्न जिलों या प्रति व्यक्ति आय में विभिन्न जिलों के बीच पर्याप्त असमानता है। तो इस असमानता के कारण भी गरीबी बढ़ती है, समझ रहे हैं। तो ये आर्थिक कारण में जिम्मेदार है। दूसरा है राजनीतिक प्रशासनिक कारण। राजनीतिक प्रशासनिक कारण में क्या है, सबसे बड़ी बात भ्रष्टाचार। आज भ्रष्टाचार समाज की स्वीकार्यता बढ़ गई है। भ्रष्ट तरीके से संपत्ति कमाने वाले लोगों की पूजा की जाती है, लोगों की जो है सम्मान किया जाता है, लोग आगे पीछे घूमते हैं। और शादी विवाह में भी जो है अगर भ्रष्ट तरीके से पैसा कमा रहा है तो अच्छा घर में शादी भी लोगों को हो जाता है, समझ रहे हैं। बेटी वाला भी जाता है दहेज थी देखने तो कहता है कि लेकर कितना कमा रहा है। नौकरी का अर्थ ही है, हर जगह सरकारी नौकरी का अर्थ है भ्रष्ट तरीके से पैसा कमाना। 99.9% लोगों की यही स्थिति है। यह सुन लीजिए, वहाँ नौकरी सेवा हुआ करने की कोई उद्देश्य जाता होता नहीं है। सारा का काम है कैसे पैसा कमाए, अतिरिक्त धनी बनना है। और नीचे से लेके हर सरकारी नौकरी की यही हाल है। अब ये जो पैसा कमाते हैं ये कहीं ना कहीं जो है जनता का पैसा ही मारते हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी स्कीम से या किसी न किसी योजना से ही पैसा निकालते हैं। अब वह स्कीम जनता के कल्याण के लिए गया है, वो पैसा अपने मिल बांट कर रहा है, तो गरीबों को कल्याण कैसे होगा, गरीबी दूर कैसे होगी। तो भ्रष्टाचार दिशाओं के कारण सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाओं का पर्याप्त क्रियान्वयन नहीं हो पाता है, लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। नरेंद्र मोदी का एक चीज बहुत अच्छा है कि जो स्कीम का जो संचालन की है जन क्रांति के रूप में, नरेंद्र मोदी एक काम तो बहुत अच्छा किया कि कम से कम जो पैसा है डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट जो है लोगों के खाता में ही जा रहा है। फिर भी जो है बिचौलिए रहता ही है बैंक के मिली भगत से। उसके बाद राजनीति में जाति धर्म का प्रसार। देखिए राजनीति में जाति धर्म के प्रसार का से भी गरीबी निवारण रुक गई है। क्योंकि क्या है कि मतदाता जो वोट देता है वो जाति या धर्म के आधार पर देता है, जिससे क्या करता है कि विकास का मुद्दा बनता ही नहीं है। अब नेता जीत जाता है तो उसको तो पता है कि मेरी जाति के लोग काम करेंगे फिर भी नहीं करेंगे, फिर भी हमको वोट देगा ही। अपने धर्म के लोग काम करेंगे फिर भी नहीं करेंगे, फिर भी, इसलिए विकास कामों पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, रोजगार के लिए विशेष प्रयत्न नहीं करता है। और एक बात याद रखिएगा, आर्थिक समृद्धि के लाभों का वितरण का एकमात्र साधन रोजगार है। रोजगार ही आर्थिक समृद्धि का लाभ है। आर्थिक समृद्धि का उत्पाद जो है रोजगार है, और इसी रोजगार से गरीबी दूर होती है। जब तक आपको रोजगार नहीं मिलेगा तब तक आपकी गरीबी दूर नहीं होगी। और रोजगार अगर उच्च वेतन का, अगर आप लोग एसडीएम बनने के लिए क्यों तत्पर है, क्योंकि उच्च वेतन के रोजगार आपको मिलेगा। उच्च वेतन के रोजगार मिलेगा तो इस रोजगार से आपकी आय बढ़ेगी। आय बढ़ेगी, अभी 5 गो जींस है, 15 गो जींस लीजिएगा, 5 गो जो है 10 गो जूता खरीदिएगा, गाड़ी 4 चक्का आएगा, ड्राइवर आएगा, भव्य महल बनेगा। थोड़ा भी बीमारी होगा एमडी डॉक्टर से इलाज कराएंगे आप। थोड़ा भी तो संपन्नता हुआ ना, जब मन होगा मटन खाएंगे, मुर्गा खाएंगे, मछली खाएंगे, डोसा खाएंगे, इडली खाएंगे। पैसा होगा तब ना, पैसा ही नहीं होगा तो क्या खाइएगा, चावल आलू के तक आलू के सब्जी। और चावल आलू की सब्जी कार्बोहाइड्रेट तो मिल जाएगा लेकिन शरीर का विकास नहीं हो पाएगा। तो यह स्थिति है। तो जाति धर्म के कारण क्या होता है कि लोग रोजगार की बात नहीं करते, विकास पिछड़ जाता है। सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों पर जो ध्यान दिया जाना चाहिए पिछड़ जाता है, जिससे गरीबी ही बना रहता है। संसाधनों का, अब मान लीजिए जाति धर्म से ऊपर उठकर आप जो काम करने वाला आदमी है, जो ईमानदार है, उसको वोट दीजिए। लेकिन भारतीय राजनीति में तो हाल में कोई ईमानदार तो कम ही हमको दिखाई दे रहा है। पूरे राजनीति की बात बता रहे हैं। भारतीय राजनीति ईमानदारी और सिद्धांत नैतिकता का पतन हो चुका है। मौजूदा दौर में एक समय था कि राजनीति में सिद्धांत भी होती थी, नैतिकता भी होती थी, मूल भी होती थी, लेकिन सब अब तहस नहस मिल चुका है।
तो जाति धर्म के आधार पे सब चीज, अब कोई मान लीजिए वैकेंसी नहीं निकाल रहा है, इसके बावजूद भी आप वोट दे रहे हैं, क्यों? जाति और धर्म के आधार पे। आपको पता है कि सरकार आएगी तो वैकेंसी नहीं निकालेगी, लेकिन आप उसको अगर वैकेंसी निकालते तो रोजगार मिलता, आप समाज से नीचे से सीधे ऊपर चले जाते, नीचे चले जाते। लेकिन आपको पता है कि ये नहीं निकालेगा, इसके बावजूद भी उसको वोट देगा, क्यों? जाति और धर्म के चश्मे से देख रहे हैं। उसके बाद संसाधनों का पक्षपातपूर्ण वितरण भी है। बिहार में देखिए गरीबी का सबसे बड़ा एक ये भी कारण है कि बिहार में हमेशा बिहार और केंद्र के बीच जो है विपरीत सरकार रही है अक्सर। इसका परिणाम क्या हुआ है कि राज्य सरकार को जो है केंद्र से जितना फंडिंग मिलनी चाहिए, जो सहयोग मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाया है। और अलग अलग राज्यों में जो संसाधनों का, जो केंद्र से राज्यों के बीच जो संसाधनों का पक्षपातपूर्ण वितरण जो होता है, उससे भी राज्यों को संसाधन में जो है कि कमी से जूझना पड़ता है। बिहार आज संसाधन की कमी से जूझ रहा है, बिहार के पास पैसा ऐसा नहीं है, इसीलिए जो है शिक्षा स्वास्थ्य पे कम खर्च कर पाता है। आज शिक्षा स्वास्थ्य पे कम खर्च करेंगे, खास सुरक्षा पे या सामाजिक सुरक्षा पे, बुनियादी सुविधाओं पे कम खर्च करेंगे तो गरीबी से के जाल से लोग बाहर कैसे निकलेगा? पर्यावरणीय कारण देखिए, गरीबी के कारण में एक पर्यावरणीय कारण है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के कारण हाल के वर्षों में क्या हुआ है कि बाढ़, सूखा, लू, मौसम की प्रतिकूलता, चक्रवात, इस सब की घटनाएं बढ़ी है। इस सब की घटना बढ़ने के कारण क्या है, कृषि क्षेत्र में रोजगार पर असर पड़ा है, सीधे लोगों की आय प्रभावित हो गई है, सीधे आय प्रभावित हो गई है। साथ ही साथ मवेशी अधिक बीमार पड़ रहे हैं अधिक तापमान के कारण, इससे जो है किसानों की आय पर असर पड़ रहा है, या जिनके पास मवेशी है उनकी आय कम हो गई है। जलवायु परिवर्तन के कारण महिलाओं पर असर पड़ रहा है, लोगों की काम करने की दक्षता पर असर पड़ रहा है, अधिक गर्मी में आप काम नहीं कर सकते हैं। और जलवायु परिवर्तन का तापमान बढ़ी है, तापमान के कारण अधिक गर्मी हुई है, अधिक गर्मी के कारण जो मलेरिया जनित बीमारी है, उष्णकटिबंधीय बीमारी है, उसका ही प्रकोप बढ़ा है, इससे लोग जल्दी बीमार हो रहे हैं, बीमार भी पड़ रहे हैं। साथ ही साथ कृषि क्षेत्र में रोजगार पर असर पड़ा है, खदानों की पौष्टिकता पर असर पड़ा है, तो इस सब के कारण गरीबी बढ़ी है। विश्व बैंक का अनुमान है कि 2030 तक जलवायु परिवर्तन के कारण 132 मिलियन लोग और गरीबी की खाई में चले जाएंगे। सामाजिक कारण में देखेंगे जाति प्रथा। देखिए समाज में जाति प्रथा के कारण क्या हुआ है कि एक समावेशी विकास सुनिश्चित नहीं हो पाई है। समाज के सभी तबकों का जो विकास होनी चाहिए, जाति व्यवस्था के कारण जो है नहीं हो पाएगी। जाति प्रथा समाज में क्या है कि अब जाति प्रथा ग्राम पंचायत में विकास करने के लिए फंड आया है। अब ग्राम पंचायत में जिस जाति की बहुलता है उस जाति के लोग मुखिया बन जाते हैं। अब बन जाने के कारण क्या होता है कि वे अपने जाति के लोगों के लिए ही काम करते हैं, बाकी लोग, उनको पता है कि जाति के लोग वोट नहीं दिया है और उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, उनके लिए जो योजना आया है उनको उस लाभ से वंचित कर देते हैं। तो ये जो है रुकावट पैदा किया है। दूसरी बात, जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि भी गरीबी के सबसे बड़ा कारण है। देखिए जैसा कि जानते होंगे कि अगर जनसंख्या अगर अधिक होगा तो जीवन स्तर प्रभावित होती है, और जीवन स्तर में प्रभावित होगी तो गरीबी के दायरे में आप चले जाएंगे, क्योंकि अधिक जनसंख्या के कारण अधिक बाल बच्चों का भरण पोषण करना पड़ता है। अधिक बाल बच्चों के भरण पोषण के लिए अधिक पैसा चाहिए, लेकिन आप 500 रुपया ही कमा रहे हैं, दिहाड़ी कमा रहे हैं, डेली मजदूरी कर रहे हैं, और डेली मजदूरी करके 5 बच्चों 10 बच्चों का पालने से क्या होगा? आप जीवन निर्वाह किसी तरीके से कर रहे हैं। लोग अपने स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, खाद्य सुरक्षा पे, पौष्टिक अनाज पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, जैसे तैसे लोग निर्वाह करते हैं, तो जीवन असर पड़ता है। अशिक्षा के कारण भी बेरोजगारी बढ़ती है, अति गरीबी बढ़ती है। जहाँ शिक्षा का स्तर होगा वहाँ बच्चे की संख्या कम होगी, और लोग जो है अपने स्वास्थ्य पे, अपने शिक्षा पे, अपने खाद्य सुरक्षा पे, अपने जीवन स्तर पर अधिक ध्यान देते हैं, जिससे वो गरीबी की जाल से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। लेकिन अशिक्षा के कारण क्या होता है, निरक्षरता के कारण क्या होता है कि प्रजनन दर अधिक होती है, बच्चे की संख्या अधिक होती है, जिसके कारण दबे के दबे रह जाते हैं,
और अशिक्षा के कारण रोजगार के अवसर में भी जो है उच्च गुणवत्तापूर्ण उच्च वेतन के रोजगार से भी वंचित रह जाते हैं। अगर आप शिक्षित है तो आप अच्छा उच्च वेतन के नौकरी करके आप जो है अच्छा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन पढ़े लिखे नहीं है तो वही जो है मजदूरी करना पड़ेगा। अब मजदूरी करेंगे तो उसमें वेतन कम मिलेगा। अगर पढ़े लिखे हैं तो मजदूर जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा आप कमा लेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अब हम लोग गरीबी के प्रभाव देखेंगे और प्रभाव में देखेंगे क्या है। गरीबी का प्रभाव देखेंगे, सबसे बड़ा प्रभाव है आर्थिक प्रभाव। अब आर्थिक प्रभाव में क्या है, बेरोजगारी। अगर गरीबी है तो बेरोजगारी बढ़ेगी। अब गरीबी से बेरोजगारी कैसे बढ़ती है दिखना है। गरीबी अगर होगा तो कौशल विकास पर असर पड़ेगा, शिक्षा पर असर पड़ेगा। और कौशल विकास और शिक्षा पर असर पड़ेगा तो क्या होगा, कौशल विकास नहीं होगा तो आप औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों में काम करने के योग्य नहीं होंगे। अशिक्षा होंगे, शिक्षित नहीं होंगे तो आपको बेहतर रोजगार नहीं मिल पाएगा। और जिसके कारण क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है बेरोजगार ही रह जाते हैं। कृषि क्षेत्र में काम करने के, कृषि क्षेत्र में पहले ही कृषि क्षेत्र में जो है मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। तो शिक्षा के कारण क्या होता है, कौशल विकास की कमी के कारण लोग जो है रोजगार योग्य नहीं होते हैं, जिसके कारण बेरोजगार हो जाते हैं। ऋणग्रस्तता, अगर गरीबी होगी तो लोग जो है अब बेटी की शादी करने के लिए, संस्कार करने के लिए, घर बनाने के लिए अब ऋण लेकर जो है, या खाने के लिए ऋण लेकर अपने निर्वाह करते हैं। इससे ऋणग्रस्तता बढ़ती है। जीडीपी में निम्न वृद्धि होती है। गरीबी होगी तो जीडीपी का वृद्धि दर जो है कम होगी। इसके पीछे कैसे कम होगी दिखना है। गरीबी होगी तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो लोग तेल, साबुन, कपड़ा, जूता, पंखा इस पे खर्च नहीं करेंगे। बच्चों को स्कूल ड्रेस नहीं खरीद पाएंगे, और ये सब नहीं खरीद पाएंगे तो इस सब का बिक्री नहीं होगा। इस सब का बिक्री नहीं होगा तो उत्पादन नहीं होगा। उत्पादन नहीं होगा तो जीडीपी में क्या होगा, जीडीपी में वृद्धि नहीं होगी। आप जब तक डिटॉल साबुन नहीं लगाएंगे, खरीदेंगे, सरसों तेल नहीं खरीदेंगे, सरफ नहीं खरीदेंगे, कपड़ा नहीं खरीदेंगे, तब तक इसका उत्पादन कैसे होगा, मांग कैसे बढ़ेगा। मांग ही नहीं होगा तो फिर उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा तो जीडीपी में ग्रोथ कैसे होगा। सब्सिडी में वृद्धि, अब मान लीजिए गरीबी अधिक होगा तो सरकार को जो है खास सुरक्षा के लिए अधिक से अधिक सब्सिडी देना पड़ता है। अभी हाल ही में सरकार को एनएफएसए के तहत, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है 13 के तहत, या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो 5 किलो अनाज जो दिए जाते हैं निःशुल्क, उस पर सरकार को 2.25 लाख करोड़ रुपया हर साल सब्सिडी का बाहर जो है खर्च करना पड़ता है। तो गरीबी होगा तो सरकार को जो है सामाजिक सुरक्षा पे, खास सुरक्षा पर अधिक से अधिक खर्च करना पड़ेगा। और अधिक से अधिक खर्च करने का सब्सिडी भार में वृद्धि होती है, राजकोषीय दबाव पैदा होता है, और इसके कारण जीडीपी में भी वृद्धि कम होती है। क्यों कि अगर यह पैसा बचता तो इस पैसा से पुल पे, औद्योगिकरण पे, शिक्षा, मानव पूंजी के निर्माण पे, रेल मार्ग के निर्माण पे, हवाई जहाज पे, इस सब पर खर्च होता। ऐसा पर खर्च होता तो जीडीपी में वृद्धि होती, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होता। लेकिन अब आप एक चीज बताइए, मान लीजिए आप कमाते हैं और सारा पैसा आप कर्जा लेके आप क्या कर रहे हैं, कर्जा लेके खाते हैं, कर्जा लेके खाते हैं। लेकिन अगर ज्यादा कमाते तो उस पैसा से क्या तो जमीन खरीदते, मकान बनाते, पूंजी तो बनाते। ये स्थिति है। उसके बाद राजनीतिक प्रभाव, अब देखिए गरीबी होगा तो राजनीति में अपराधीकरण, जातिकरण का बोलबाला होगा। अभी हाल ही ले लीजिए, अब गरीबी होता है तो लोग क्या करता है, नेता लोग पैसा देकर वोट खरीद लेगा, अपराधी प्रवृत्ति के लोग। गरीबी होगा तो निरक्षरता होगा, मतदाता को फुसला के, मतदाता को गुमराह करके वोट आकर्षित कर लेगा, उसके मत को खरीद लेगा। राजनीति में जो है क्या होगा, जाति का बुलबुला होगा। जहाँ शिक्षित गरीबी होगी तो लोग जाति के आधार वोट करेंगे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में उल्टा स्थिति है। जातिकरण एक सैद्धांतिक पक्ष है। भारत में पढ़े लिखे लोग भी जातिकरण है, उतना ही करते हैं जितना गरीब आदमी करते हैं। पूरे इंडिया की बात बता रहे हैं, पढ़े लिखे लोग भी स्वतंत्र रूप से नहीं सोचते हैं, सब जाति धर्म के आधार पर सोच रहा है। मताधिकार का निम्न प्रतिशत, देखिए मताधिकार एक गरीब आदमी के लिए जो है वोट का कोई मूल्य नहीं होता है। एक जब तक पेट नहीं भरा है तब तक बात नहीं निकलेगी।
पेट भरा होगा तभी बात लंबी निकल पाएगी, पेट भरा नहीं होगा तो बात नहीं निकल पाएगी। यानी कहने का अर्थ है कि गरीब आदमी के लिए सब चीज होता है पेट, उसके लिए जो है मतदान करना, राजनीतिक वाद विवाद में भाग लेना मायने नहीं रखता है। राजनीतिक वाद विवाद में नेतागिरी वही कर सकता है जिसका पेट भरा हो। तो गरीब आदमी मतदान के प्रति भी उदासीन रहता है। सांप्रदायिक दंगे, अब देखिए राजनीति, गरीबी होगी, बेरोजगारी होगी, साथ साथ अब बेरोजगारी होगी तो क्या होगा, लोग धार्मिक जो है अंधविश्वास से घिरे होंगे, अशिक्षा होगा, अंधविश्वास से घिरे होंगे, और छोटे मोटे धार्मिक विवाद में जो है क्या होगा, उसको जो है सांप्रदायिक रूप देने के लिए तत्पर हो जाता है। तो भारत में ज्यादातर जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं उन्हीं क्षेत्रों में होता है जहाँ गरीबी है, बेरोजगारी है और शिक्षा का स्तर कम है। और पर्यावरणीय प्रभाव, गरीबी का जलवायु परिवर्तन भी होता है। गरीबी होगा तो आदमी कृषि अपशिष्टों, ईंट के पतलों, गोबर की गोईठा, पेड़ लकड़ी, इस पर खाना बनाएंगे। इस सबसे क्या होगा, ग्रीन हाउस गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड का, मीथेन का, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा। समझ रहे हैं, इसका उत्सर्जन होता है। साथ ही साथ ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होगा, इससे जलवायु परिवर्तन होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा। पर्यावरणीय गुणवत्ता में ह्रास होता है। अब से पर्यावरणीय गुणवत्ता, अब जहाँ गरीबी होगी वहाँ मलिन बस्ती, संसाधनों पर दबाव पड़ेगा, साफ सफाई की कमी होने से संसाधनों पर दबाव, भीड़ भाड़ होने से, शहरों में देखते हैं मलिन बस्ती का निर्माण हुआ गरीबों का, इस पर जो है दबाव पड़ता है पर्यावरण पर। साथ ही साथ इसको अब गरीबी दूर करने के लिए सरकार क्या करती है, अधिक से अधिक खाद्यान्न उत्पादन पर जोर देना होगा, सरकार को देना पड़ता है। अब इससे रासायनिक उर्वरक कीटनाशकों का अधिक से अधिक प्रयोग, इससे भी भूमि की गुणवत्ता प्रभावित होती है, लेकिन डायरेक्ट नहीं है। ये जो है पर्यावरण की गुणवत्ता, गरीबी अगर होगी तो साफ सफाई, स्वच्छता असर पड़ता है, जनसंख्या अधिक होती है, इस पर्यावरण पर दबाव पड़ता है। ये पर्यावरणीय प्रभाव है। सामाजिक प्रभाव में क्या है, गरीबी होगी तो बाल श्रम होगा। अब लोग जो है गरीबी के कारण बच्चों को जो है कम उम्र में ही काम पर लगा देते हैं, श्रम बढ़ता है कृषि में या छोटे छोटे होटल व्यवसाय में। साथ ही साथ गरीबी होगी तो लोग जो है गरीब आदमी कम उम्र में ही बच्चे का विवाह कर देती है। निरक्षरता, अब गरीबी होगी तो बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा लोगों के पास नहीं होता है, इससे निरक्षरता बढ़ता है। गरीबी जहाँ होगी वहाँ समाज में तमाम तरीके के जो है कुप्रथाएं प्रचलित होगी, छुआछूत, इस तरह की भावनाएं बलवती रहती है। हालांकि बिहार में नहीं है, लेकिन अभी भी भारत के कुछ इलाकों में अभी भी गरीबी में जो जीवन यापन कर रहा है उनको इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन हम पेपर में देखते हैं, वीडियो में देखते हैं, अब तो पेपर के साथ साथ वीडियो भी बोलिए, यह स्थिति है। अब हम लोग भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा देखेंगे। देखिए, गरीबी रेखा की अवधारणा मूल मानवीय आवश्यकताओं को पूरा न कर पाने की असमर्थता से जुड़ी हुई है। मूल मानवीय आवश्यकता है पर्याप्त पौष्टिक आहार प्राप्त करना, पहनने के लिए उपयुक्त वस्त्र होना चाहिए, रहने के लिए आवास होनी चाहिए, परिहार बीमारियों से बचने की क्षमता होनी चाहिए, न्यूनतम स्तर तक शिक्षित होना चाहिए, और सामाजिक पारस्परिक क्रिया के लिए और आर्थिक गतिशीलता के लिए लोगों में गत्यात्मकता, मोबिलिटी होनी चाहिए। ये मूल मानवीय आवश्यकता है। अगर कोई व्यक्ति इससे जो है वंचित है तो क्या है, वह गरीबी रेखा की अवधारणा इसमें जुड़ी हुई है, गरीबी रेखा में शामिल है। गरीबी रेखा को उपभोग स्तर के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो जीवन के न्यूनतम स्तर प्राप्त करने के लिए मूल आवश्यकताओं, ये जो मूल मानवीय आवश्यकता को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए। अब हम लोग देखेंगे गरीबी रेखा के अनुमान। देखिए, स्वतंत्रता के पहले दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त गरीबी रेखा का अनुमान लगाए थे। स्वतंत्रता के बाद जो है दांडेकर एवं रथ, BS मिहान, GDO, PDO झा, प्रणव वर्धन, रंगराजन, योजना आयोग, NSOSO और नीति आयोग द्वारा जो है अनुमानित किया गया है। साथ ही साथ विश्व बैंक भी अनुमानित किया है, तो विश्व बैंक का विश्व चलता है। अब गरीबी रेखा के अनुमान के लिए कई पैनल जो है स्वतंत्रता के बाद गठित की गई है। एक है YK अलग कार्यदल 1979 में। इस कार्यदल ने ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी से कम उपभोग करने वाले लोगों को गरीब जो है माना है। तेंदुलकर कार्यदल 2009 में गठित की गई थी। तेंदुलकर कार्यदल 2004-5 के मूल पर
ग्रामीण क्षेत्रों में 446.68 रुपया प्रति माह प्रति व्यक्ति और शहरी क्षेत्रों में 578.80 रुपया प्रति माह प्रति व्यक्ति से कम कमाने वाले व्यक्ति को गरीब माना है। और इस कमेटी तेंदुलकर कार्यदल के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 41.8% और शहरी क्षेत्रों में 25.7% लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे, गरीबी रेखा में शामिल था। अब भारत में 37.2%। रंगराजन समिति का गठन जो है किया गया था 14 में। रंगराजन समिति 2011-12 के आधार पे ग्रामीण क्षेत्रों में 32 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और शहरी क्षेत्रों में 47 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम कमाने वालों को जो है गरीब माना है, गरीबी रेखा में माना है। और रंगराजन समिति के अनुसार जो है 11-12 में जो है 30.9% ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में 26.4% लोग जो है गरीबी रेखा में जीवन यापन कर रहे थे। और पूरे भारत में 29.5% लोग जो है 11-12 में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे। 2013 में योजना आयोग NSSO के 68वें चक्र के सर्वेक्षण पर एक अनुमान प्रिडिक्शन किया था, गरीबी को मापा था। उसके अनुसार 2011-12 के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 27.20 पैसा रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और शहरी क्षेत्रों में 33.33 पैसा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम कमाने वाले लोगों को गरीबी रेखा में शामिल किया था। और योजना आयोग के NSSO के 68वें चक्र के अनुसार देखेंगे तो 25.7% ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में 23.7% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे। पूरे भारत में 25.7% था। सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 में कराया गया था, जाति जनगणना। इसके आधार पर गरीबों को आय संपत्ति के आधार पर जो है मापा गया था, परिभाषित किया गया था गरीबी रेखा को। और इसमें 7 अपवंचनों के आधार पर गरीबी की माप की गई थी। और इस जनगणना के अनुसार देश में 27.50 करोड़ जो है अभाव में जीवन जी रहे थे। अब एक और है, विश्व बैंक जो है उन व्यक्तियों को गरीब मानता है जो प्रतिदिन $2.15 से कम पैसा कमाता है। $2.15 से कम कमाने वाले व्यक्तियों को गरीब विश्व बैंक मानता है। अब हाल में नीति आयोग 2021 में क्या हुआ कि भारत में गरीबी के अनुमान के लिए राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया। यह गरीबी की माप के सर्वाधिक विश्वसनीय माध्यम है। और इस राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में देश के 700 से अधिक प्रशासनिक जिलों और 36 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में गरीबी की माप की जाती है। और इस सूचकांक के अनुसार गरीबी की माप के लिए इसका भ्रांश 100 है और 100 भ्रांश को 3 भागों में बांटा गया है, 33.33, 33.33, 33. और फिर 33 को अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, जो PDF में है, देख लीजिएगा। स्वास्थ्य को 3 भागों में बांटा गया है, पोषण, बाल किशोर मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य। इसी आधार पे स्वास्थ्य का मापा जाता है किसी व्यक्ति के। शिक्षा को स्कूली शिक्षा, स्कूल उपस्थिति के आधार पे शिक्षा का माप, किसी व्यक्ति में शिक्षा का माप की जाती है। और जीवन स्तर को खाना पकाने का स्वच्छ ईंधन, खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता नहीं, अस्तित्व का स्वामित्व, पेयजल, आवास, बैंक खाता, बिजली के आधार पे परिभाषित कर मापा जाता है। अब इसमें क्या है, अगर कोई प्राकृतिक स्रोत से उपला, गोईठा, कृषि अवशिष्ट से खाना बना रहा है तो गरीब है। अगर साफ सफाई नहीं है तो गरीब है। अगर किसी के पास एक से अधिक संपत्ति नहीं है तो गरीब है। पेयजल 30 मिनट की दूरी पर अगर पेयजल उपलब्ध है या उससे पहले नहीं है तो उसको गरीब माना गया है। बिजली नहीं है, बैंक खाता नहीं है, आवास जो है कच्चा है, उसको गरीब माना गया है। तो इस आधार पे जो है गरीबी जो है कि माप नीति आयोग द्वारा की गई है। अब देखिए नीति आयोग का रिपोर्ट MPI 2023 के निष्कर्ष देखेंगे। 2015-16 में देश में 24.85% बोझामी रूप से गरीबी रेखा में जीवन यापन कर रहा था, बोझामी रूप से गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा था, जो 2019-21 में घटकर 14.96% हो गया है। इस दौरान 2015-16 से 19-21 के बीच जो है भारत में 135 मिलियन लोग भूयामी गरीबी से बाहर निकला है। ग्रामीण क्षेत्रों में
15-16 में 32.59% लोग जो है बहुआयामी रूप से गरीबी में जीवन जी रहे थे, जो 19-21 में घटकर 19.28% हो गया है। शहरी क्षेत्रों में देखेंगे तो 8.65% 15-16 में गरीबी में जीवन यापन कर रहे थे, 2019-21 में घटकर 5.27, यानी आज 2023 में देखेंगे, 19-21 में देखेंगे तो भारत में मात्र 5.27% लोग ही शहरों में शहरों में जो है बहुआयामी रूप से गरीब जनसंख्या था। बिहार में देखेंगे तो 15-16 में 51.89% जो है बहुआयामी रूप से गरीबी में जीवन यापन कर रहे थे, जो 19-21 में घटकर 33.76% हो गया है। अभी हाल में 2005-06 से भारत में बहुआयामी गरीबी चर्चा पत्र के अनुसार अभी नीति आयोग हाल ही में अपना एक रिपोर्ट प्रकाशित किया था, उसका शीर्षक था 2005-06 से भारत में बहुआयामी गरीबी चर्चा पत्र। इस चर्चा पत्र के अनुसार देखेंगे तो भारत में जो है गरीबी में गिरावट जो है क्या हुआ है, जहां 23-14 में 9 वर्ष का अनुमान है, जहां 23-14 में 2013-14 में 29.17% लोग बहुआयामी रूप से गरीबी में जीवन यापन कर रहा था, जो 2022-23 में घटकर 11.28 हो गया है, यानी 11.28% जो है लोग जो है वर्तमान में गरीबी है, बहुआयामी रूप से गरीबी में जीवन यापन कर रहा है भारत में। और 2013-14 से 22-23 में 9 वर्षों में देश में 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी रूप से गरीबी के जाल से बाहर निकला है। क्षेत्रीय रुझान अगर आप देखेंगे तो यूपी में 5.94 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर निकला है, बिहार में 3.7 करोड़ लोग इस अवधि में 13-14 से 22-23 के बीच गरीबी से बाहर निकला है, एमपी में 2.30 इस अवधि में 13-14 से 22-23 के बीच गरीबी से बाहर निकला है। इस अवधि में क्या हुआ है कि गरीबी नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के सभी संकेतकों में सुधार हुआ है। और एक और है सतत विकास लक्ष्य 1, जो विश्व से गरीबी को समाप्त करना है, वह बहुत पहले जो है प्राप्त होने की आसार है। अब गरीबी निवारण की क्या रणनीति बिहार सरकार की है, भारत सरकार की, तो देखिए भारत सरकार की रणनीति है, बिहार सरकार में इसको हटा दीजिएगा तो बाकी सब हो जाएगा। गरीबी की माफ करना, अब गरीबी ना माफ करने के लिए तेंदुलकर, योजना आयोग, NSSO, नीति आयोग सब जो है लगातार प्रयास कर रहा है गरीबी की मापना। देखिए किसी भी चीज को समाप्त करने के लिए पहले उसको माप कीजिए, उसकी क्षमता पता कीजिए, तो माफ करना एक रणनीति है। दूसरा है गरीबी आर्थिक समृद्धि पर जोर देना। सरकार का मानना है कि आर्थिक समृद्धि वह अस्त्र है जिसके माध्यम से गरीबी को दूर किया जा सकता है। अब आर्थिक समृद्धि गरीबी को कैसे दूर करता है, 2 तरीकों से। पहला, आर्थिक समृद्धि होगा तो रोजगार का सृजन होगा, उत्पादन होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार होगा तो लोगों को आय बढ़ेगा, आय बढ़ेगा ऑटोमेटिक आमदनी बढ़ेगा ना, अब गरीबी दूर कर लेंगे। दूसरा, जब उत्पादन हो, आर्थिक समृद्धि होगा तो उत्पादन होगा तो सरकार को टैक्स के रूप में पैसा मिलेगा, और इस टैक्स से सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, खाद्य सुरक्षा, बुनियादी सुविधा पर खर्च करने के लिए सरकार के पास पैसा आ जाता है। कौशल विकास, सरकार जो है गरीबी पर वार करने के लिए कौशल विकास पर भी जोर दे रही है। कि कौशल विकास क्या होता है कि कौशल विकास उच्च वेतन के रोजगार के लिए लोगों को योग्य बनाता है। जहां हम 15,000 महीना कमाते हैं, स्किल डेवलपमेंट कर लेंगे 50,000 महीना कमाइएगा, ऑटोमेटिक गरीबी दूर हो जाएगा। मान लीजिए मैट्रिक पास आदमी है, पढ़ा लिखा नहीं, मैट्रिक पास है, उसके पास कोई स्किल नहीं है, ITI कर लिया, किसी फैक्ट्री में अभी वो कमा रहा है 18,000, अब फैक्ट्री में कमाएगा 25,000, 8,000 बढ़ा ना, 7,000 बढ़ा ना। कौशल विकास पर जोर, सामाजिक सेवा पर, सरकार जो है सामाजिक सेवा पर व्यय, सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, खाद्य सुरक्षा, साफ सफाई, स्वच्छ ईंधन, साथ ही साथ स्वच्छ ईंधन के साथ वृद्धा पेंशन, इस सब पर सरकार खर्च कर रही है। रोजगार सृजन कार्यक्रम चलाना, अब सरकार रोजगार, मेक इन इंडिया क्या है, स्टैंड अप स्टार्टअप क्या है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम क्या है, मनरेगा क्या है, तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के माध्यम से सरकार आय में वृद्धि करने का प्रयास कर रहा है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम,
अब देखिए, गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार, आवास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, शिक्षा के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, स्वच्छ ईंधन के लिए उज्ज्वला योजना, स्वच्छता के लिए बिहार सरकार लोहिया स्वच्छता अभियान या स्वच्छ भारत अभियान भारत में, वित्तीय समावेशन के लिए जन धन योजना, पेयजल के लिए जल जीवन मिशन, हर घर नल का जल, खाद्य सुरक्षा के लिए NFSA, प्रधानमंत्री पोषण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, और सामाजिक सुरक्षा के लिए तमाम है मानधन, किसान मानधन योजना, अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, तो ये सब मुख्यमंत्री पेंशन योजना, ये सब चल रहा है। इस सब का परिणाम क्या हुआ कि गरीबी में सीधे गिरावट हुआ। जहां 29% 13-14 में गरीबी था, घटकर 22-23 में सीधे 11% पर आ गया, 11.28% पे यह स्थिति है। लेकिन इसके बावजूद भी अभी गरीबी की संख्या भारत में व्याप्त है और गरीबी निवारण नीति की मूल्यांकन आ जाएगा तो PDF में लिखा हुआ है, लिख लीजिएगा। अब हम लोग जो है एक देखेंगे ग्लोबल MPI 2023। जैसे कि पहली सर्वप्रथम जो है 10 में UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा भुजामी गरीबी सूचकांक प्रकाशित की गई थी। तब से लगातार जो है इसकी प्रकाशित की जाती है और 2023 में UNDP ऑक्सफोर्ड गरीबी मानव विकास पहल द्वारा जारी की गई है MPI 2023। इस MPI में के भारत के संदर्भ में देखेंगे तो 2005-06 से 19-21 के बीच भारत में 415 मिलियन लोग जो है गरीबी भुजामी रूप से गरीबी के जाल से बाहर निकला है। जहां 2005-06 में देश में 55.1% भुजामी रूप से गरीब जनसंख्या था, जो 19-21 में घटकर 16.4% हो गया है। MPI की मान जो है, अब भुजामी गरीबी सूचकांक जो है गरीबी की माप के लिए 3 संकेतकों का प्रयोग करता है: शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर। शिक्षा को 2 सूचकों में बांटा गया है। 6 वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरा किया हो, स्कूल जाने वाला कोई स्कूल नहीं जाता हो। दूसरा, पोषण, बाल मृत्यु दर। जीवन स्तर को जो है कई भागों में बांटा गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 भागों में। यानी जीवन स्तर को 6 संकेतकों के आधार पर मापा जाता है। बिजली नहीं है, अब आपको भी आ जाएगा जीवन स्तर के मापने के लिए, यही 6 को बोल दीजिएगा। बिजली नहीं है, भोजन प्राकृतिक ईंधन से, स्वच्छ पेयजल नहीं, स्वच्छता नहीं, घरेलू संपत्ति नहीं, गंदा फर्श। तो इसके आधार पर जो है प्रकाशित किया जाता है, इसको याद रखना है। और बाकी MPI NMPI याद रखना है, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, उसको याद रखना है, क्योंकि वह नीति आयोग द्वारा जारी है। अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, हो सकता है इस बार पूछ दे, इसकी चर्चा हो सकती है। अब गरीबी निवारण में विज्ञान प्रौद्योगिकी क्या भूमिका है? सूचना प्रौद्योगिकी, E-गवर्नेंस, सेवा वितरण में सुधार हो रहा है E-गवर्नेंस के माध्यम से। आज E-गवर्नेंस के माध्यम से ही आप फॉर्म भराने के लिए सीधे जो है रूम में बैठे जो है फॉर्म भर देते हैं BPSC का। रूम में बैठे सरकार से योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। DBT डायरेक्ट बेनिफिट, घर बैठे जो है आपको जो है सरकार से पैसा मिल जाता है वेलफेयर प्लान का, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना का हो या छात्रवृत्ति का हो या मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का हो। वित्तीय समावन, आज जो है सूचना प्रौद्योगिकी का ही कमाल है कि घर बैठे बैंक में खाता आपको खुल गया है। 1 नेशन 1 राशन कार्ड, यह स्थिति है। साथ ही साथ कौशल विकास, विज्ञान प्रौद्योगिकी की सहायता से आपको उच्च वेतन के रोजगार के योग्य बनाया जा रहा है। कौशल विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से स्वास्थ्य क्षेत्र में आपके स्वास्थ्य उन्नत किया जा रहा है। वैक्सीन का उत्पादन, विभिन्न प्रकार के जो वैक्सीन है, पोलियो हो या कोरोना वायरस, सब, रोटा वायरस, उसके बाद दवाओं का उत्पादन किया जाता है जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से। पौष्टिक खदान, आज जो है पौष्टिक खदान जो है का उत्पादन जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से किया जाता है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की सहायता से दूरस्थ शिक्षा, दूरस्थ चिकित्सा, टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन, आपदा प्रबंधन से गरीबों को जो है आपदा से गरीबों को जो है बचाया जाता है। इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी के माध्यम से पाइप से जल आपको पहुंचाया जा रहा है, स्वच्छ जल की आपूर्ति की जा रही है। स्वच्छता, शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। जो घर बनाया जा रहा है वो इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी के कारण, आवास, उसके सड़क, पुल पुलिया, इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी, ये सब भी गरीबी के निवारण में कारगर है।
उसके बाद स्वच्छ ईंधन जो है, गैस पर जो है खाना बना रहे हैं। तो ये सब जो है गरीबी निवारण में विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका है, और इसको इसी को लिखना है। और आप जो है, अब हम आगे बेरोजगारी पर चर्चा करेंगे, फिर आगे देखेंगे।